वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 2025 की कोरियन ड्रामा द ट्रॉमा कोड हीरोज ऑन कॉल की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के माहौल से। चारों ओर बमबारी होती है, घर मकान और लोग सभी उड़ रहे होते हैं। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में बेक नाम का एक हैंडसम और जवान डॉक्टर बाइक से हॉस्पिटल जा रहा होता है, वो भी अपनी जान को हथेली पे रखकर। वो बाल बाल बच रहा होता है बॉम्ब से, और काफी देर तक बचते बचते जब वो हॉस्पिटल के नजदीक पहुंचता है तो ब्लास्ट की वेव से दूर जा गिरता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और जाता है हॉस्पिटल, जहां खूब शोर शराबा हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके होते हैं, उन्हें उम्मीद नहीं होती कि अब बचा जा सकता है। मगर डॉक्टर बेक को देखकर वो राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि बेक के पास एक बड़ा सा बैकपैक होता है जिसमें ब्लड पैक्स होते हैं, जिसकी अभी पेशेंट्स को सख्त जरूरत होती है। इसके बाद हम हैंकॉक यूनिवर्सिटी में मिनिस्टर मिया को देखते हैं, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स के हेड डॉक्टर्स की क्लास ले रही होती है। दरअसल मिस्टर मिया ने ट्रॉमा यूनिट को बहुत सारा फंड दिया था, मगर ये लोग वो रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहे थे जिसकी मिया को तलाश थी। न्यूज में आए दिन ट्रॉमा यूनिट की खामियां डिस्कस की जाती हैं, जिससे मिया को बड़ी टेंशन हो जाती है कि अगले चुनाव में मैं पब्लिक को क्या मुंह दिखाऊंगी। अगला इलेक्शन जीतने के लिए मुझे ट्रॉमा यूनिट को नंबर 1 बनाना होगा। डॉक्टर कोवन नाम के एक बहुत ही अच्छे ट्रॉमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, मगर ओवर टाइम करने की वजह से वो एक दिन काम करते करते बेहोश हो गए। अब उनकी जगह पे कोई नहीं है, इसलिए मिनिस्टर मिया बुलावा भेजती है डॉक्टर बेक को। फिर दोस्तों अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर येंग को, जिन्हें अनाउंसमेंट करके तुरंत ही सर्जरी रूम में बुलाया जाता है, क्योंकि अभी अभी सर्जरी रूम में एक ऐसे पेशेंट को लाया गया है जिसके पेट में चाकू घुसा हुआ है और उसका हार्ट रेट बहुत ही कम हो गया है। तो डॉक्टर येंग जल्दी से सर्जरी रूम में आ जाता है और पेशेंट का हाल देखता है। वो कहता है कि अच्छा है कि चाकू पेट में घुसा हुआ है, अगर ये बाहर निकला होता तो खून और बह जाता। फिर वो अपनी टीम को जल्दी से पेशेंट का बीपी चेक करने को कहता है। इतने में दोस्तों एक नर्स पेशेंट का शर्ट कैंची से काटकर हटाने लग जाती है, जिसपे येंग कहता है कि हिस्से को जरा आराम से काटो, चाकू बाहर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। बीपी उसका 50 तक पहुंच जाता है दोस्तों, इसीलिए येंग जल्दी से सीटी स्कैन की तैयारी करने को कहता है अपनी टीम से। पर तभी उसका ध्यान जाता है मरीज के चेस्ट पे, जहाँ पे बिल्कुल काला पड़ गया होता है। वो जल्दी से अपने स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करता है तो पता चलता है कि कार्डियक में खून जमा हो गया है। वो जल्दी से हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाने को कहता है, और तब तक वो अपनी बाकी टीम मेंबर को स्पाइनल नीडल और अल्ट्रासाउंड तैयार करने को कहता है। तो जल्दी एक नर्स आकर येंग को इन्फॉर्म करती है कि देखिए सारे डॉक्टर्स अभी सर्जरी करने में बिजी हैं, उन्हें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अब येंग सोच में पड़ जाता है कि करूं क्या मैं खुद ही कुछ कर दूं, पर इससे पहले मुझे सीटी स्कैन करके एक बार देख लेना चाहिए। पर तभी दोस्तों बीपी गिर के 40 पे पहुंच जाता है, जिससे येंग बड़ी घबराहट में होता है। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता, इसलिए वो खुद ही निडल को कार्डियक में डालने लगता है, और उसके हाथ थर थर कांप रहे होते हैं डर के मारे, क्योंकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है ना। तभी वहां पे डॉक्टर बेक एंट्री लेता है। वो आते ही सबसे पहले मरीज के पेट में जो चाकू है उसको निकाल कर फेंक देता है, और फिर येंग के हाथों से निडल लेकर मरीज के अंदर जो जमा हुआ खून होता है उसको सिरिंज के जरिए बाहर निकालता है, जिससे तुरंत ही मरीज का बीपी स्टेबल हो जाता है। सभी हैरान। तब डॉक्टर येंग पूछता है कि कौन है आप, पर बेक उल्टा उसी से सवाल करता है कि इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हो और इतना सा काम भी तुमसे नहीं हो पाया। तो डॉक्टर येंग बताता है कि मैं तो एनएस स्पेशलिस्ट हूँ और मैं ऑन कॉल सर्जन हूँ। हमारी बारी बारी से जनरल सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी भी करनी पड़ती है हमें। वैसे आप भी कोई डॉक्टर हैं क्या? देखिए आप जो भी हैं, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, पर अभी यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ तो आपको यहाँ से जाना होगा। तो बेक कहता है कि अभी काम बाकी है मुन्ना, तुम इमरजेंसी यूनिट से नहीं हो तो फिलहाल के लिए यहाँ का इंचार्ज तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। तो येंग को शक होता है और पूछ लेता है कि कहीं आप डॉक्टर कौन के रिप्लेसमेंट तो नहीं है, जिसपे बेक हामी भरते हुए कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर बेक है, वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? तो येंग कहता है कि पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम येंग है। अरे तुम्हारा कोई भी नाम है, देखो जब कोई मरीज आता है ना तो उसके वाइटल्स चेक करने के साथ साथ ये भी पता करना होता है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। घटनास्थल पर टूटा हुआ चाकू मिला था। फिर एक फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि जिस वक्त डॉक्टर येंग को अनाउंसमेंट करके इमरजेंसी वार्ड में बुलाया जा रहा था, उस वक्त बेक यहाँ पर आ चुका था। उसके सामने ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, और उसके साथ जो लोग आए थे वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, और फिर उनकी सारी बातें बेक ने सुन ली थी। अब वो येंग को बताता है कि उनकी बातों से मैं समझ गया था कि टूटा चाकू से जख्म ज्यादा गहरा नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने आते ही चाकू उसके पेट से निकाल कर फेंक दिया, जिसमें बस थोड़ा सा ही खून बहा। इसका मतलब ये था कि इसकी लो बीपी और बेहोशी की वजह से ये हालत हुई, मगर ये अभी तक होश में नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी एक और इश्यू है, संभालना, अभी खून बहेगा। और जैसे वो ये बात बोलता है वैसे चाकू के घाव से खून का फुवारा निकल जाता है, जिससे बेक कॉटन की मदद से फिर रोकता है, और फिर वो कहता है कि जाओ जल्दी से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाओ, सर्जरी की तैयारी करो। अब दोस्तों हम हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर के बीच बातचीत को सुनते हैं। जब उन्हें बेक के बारे में पता चलता है तो वो 2 साल तक सीरिया के वॉर जोन में ट्रॉमा यूनिट का हेड था वो, और उसे वहां से उठाकर यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में डलवाने वाली खुद मिनिस्टर मिया है। ये सुनकर तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना ही नहीं,
बेक का स्वागत करने के लिए मिनिस्टर मिया खुद आती है। दूसरी ओर यंग को दिखाते हैं तो वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि हमें आपकी जरूरत है। तो वो काफी भाव खाता है कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए, मगर अभी तक दिमाग में भूसा ही भरा हुआ है तुम्हारा। सर्जरी होने वाली है, इसके लिए मुझे 2 घंटे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। अब दोस्तों यंग को फोन पे इतना टाइम लगता है तो बेक उसको कहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या, इतने प्यार से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद तो बेक डांट पटकार कर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को तुरंत ओटी में आने के लिए कह देता है। तो वो डर जाता है कि पता नहीं कौन है जो इतने रौब से मुझसे बातें कर रहा है, लगता है कोई बड़ा अधिकारी आ चुका है। तो वो दौड़ कर आने लगता है। इधर जब बेक ओटी देखता है तो कहता है ये ऑपरेशन रूम है या कोई तबेला, यहाँ की चीजें सही से काम नहीं करती है। जिस पे यंग बताता है कि अभी तक यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है ना, ये काफी पुराना ओटी है, पिछले साल इसकी मरम्मत तो हुई थी, अब देखिए क्या होता है। जितनी भी अच्छी ओटी थी सब में फिलहाल सर्जरी चल रही है। तभी दोस्तों हमें हाँफते हुए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आता हुआ दिखता है और बेक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हमारी फोन पे बात हुई थी। बेक कहता है कि अब हम डेट पे चलें क्या, कल परसों घर भी बसा लेंगे। हाथ क्या मिला रहे हो गधे, मरीज को यहाँ देखो ढंग से। फिर उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर बेक अपनी टीम के साथ सर्जरी शुरू करता है। अब दोस्तों आप बोलोगे डॉक्टर डॉक्टर क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो ये सीरीज उसी मतलब उसका मेन फोकस यही है, इसलिए मेडिकल टर्म्स काफी सारी आएंगी जो मैंने भी कभी नहीं सुनी है वैसे। तो अब उनको पता चलता है कि एक स्प्लेनिक आर्टरी ब्रांच चाकू से कट गया था, जिसकी वजह से खून बह रहा था, और जो वो फट गया था उसको डॉक्टर बेक यंग को कहता है कि तुम इसको सिलो। अब यंग तो घबरा जाता है कि मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बेक उसको एक बच्चे की तरह समझाते हुए कहता है कि देखो इस आर्टरी को इस आर्टरी से सिलो। तब जाकर वो कहीं जाकर सिल पाता है, मगर फिर भी खून आना बंद नहीं होता। और तब बेक एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को घूर कर देखता है और पूछता है कि तुमने इनोट्रोपिक्स यूज किया था इसके ऊपर। वो कहता है हाँ, बीपी 40 से 60 के बीच में तो था ही, तो मैंने इनोट्रोपिक्स यूज किया। अब बेक गुस्से में कहता है कि बेवकूफ, जिस मरीज का अभी हार्ट पंक्चर हुआ हो उसे इनोट्रोपिक्स देते हैं क्या? अरे तुमने तो अपना काम जल्दी निपटाने की सोची थी बस, कमार कहीं के। इसको भगाओ यहाँ से जल्दी से और किसी पढ़े लिखे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाओ। मगर सारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट तो बिजी होते हैं दोस्तों, और जो 2-3 फ्री भी हैं वो अब डर के मारे बेक के सामने आना ही नहीं चाहते। इसलिए वो जानबूझकर 4th ईयर के स्टूडेंट पार्क को बलि का बकरा बनाने के लिए भेज देते हैं। पर पार्क का काम बेक को बड़ा पसंद आता है और वो उसकी सबके सामने तारीफ भी करता है। इस तरह से होता है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल 2.25 घंटे के अंदर ही दोस्तों, जिससे येंग तो बेक का फैन हो जाता है। मगर बेक बताता है कि तुम जैसे गंवारों की वजह से 10 मिनट लेट हो गया ना, वरना इस काम में तो 90 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तुम लोगों की वजह से मैं अपनी अपॉइंटमेंट सेरेमनी के लिए लेट हो गया। बताओ अब लेट हो ही गया हूँ तो थोड़ा अच्छे से लेट हो जाने दो मुझे। अब जब मेरे मरीज को होश आएगा मैं उसके बाद ही सेरेमनी में जाऊंगा। ये जाने के बाद यंग कहता है कि नहीं सर, सारे लोग आपका वेट कर रहे होंगे, सभी आपके बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोलेंगे कि आप अपने अपॉइंटमेंट सेरेमनी में लेट हो गए। वो लोग आपको लापरवाह समझेंगे। बेक कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ भी सोचने दो। हाँ पर तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। इसके बाद जैसे बेक सेरेमनी में जाता है तो देखता है कि स्टेज पे इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर और हेल्थ मिनिस्टर वेट कर रहे होते हैं और नीचे चेयर्स पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स धीरे से बेक के कान में कहता है कि आप लेट हैं इसीलिए माफी मांगने से शुरुआत कीजिएगा, आइए उससे पहले हेल्थ मिनिस्टर से हैंडशेक कर लीजिए। मगर बेक जाता है सीधे माइक के पास और कहता है कि डायरेक्टर सर का कहना है कि मुझे माफी मांगने से शुरुआत करनी चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि माफी आप लोग मुझसे मांगे। आप लोगों ने तो यहाँ ट्रॉमा यूनिट के नाम पे मजाक बना के रखा हुआ है। फिर दोस्तों आज सुबह से इस हॉस्पिटल में जो जो हो रहा होता है उन सब के बारे में बेक सबको बताता है और फिर हेल्थ मिनिस्टर मिया से कहता है कि आपने ट्रॉमा यूनिट के लिए डायरेक्टर साहब को 10 बिलियन का फंड दिया है ना। अब मैं आ ही गया हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि एक एक पैसा बिल्कुल सही जगह यूज हो और इसका रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। मैं आज से ही इस हॉस्पिटल का ट्रॉमा यूनिट बंद करता हूँ और उसकी जगह पे ट्रॉमा सेंटर से एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ जिसमें हर चीज बेहतर होगी। ये सारी बातें सुनकर सारे डॉक्टर्स आपस में खुसर पुसर करने लग जाते हैं कि बताओ ये कैसा बदतमीज डॉक्टर है, ये तो अपने आप को बिल्कुल हीरो ही समझ रहा है। और तब हेल्थ मिनिस्टर कहती है कि डॉक्टर बेक जबान के थोड़े कड़वे हैं, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, मगर वो अपने फील्ड के बादशाह हैं, इसीलिए हम सबको उन पे भरोसा रखना चाहिए। दूसरी ओर यंग जब अपने फ्रेंड किम को आज सुबह वाली सारी बातें बता रहा होता है तो किम कहता है कि बेटे तू तो गया, अब तू ना मिस्टर बेक को पसंद आ गया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा नाम प्यारे मोहन रख दिया है, देखना वो तुझे अपना असिस्टेंट जरूर बनाएंगे। इस पे यंग कहता है कि वो ऐसे कैसे मुझे अपना असिस्टेंट बना लेंगे, मैं तो कोलोरेक्टल डिपार्टमेंट में हूँ, ट्रॉमा डिपार्टमेंट का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है यहाँ पे, भला मैं क्यों ट्रॉमा डिपार्टमेंट में जाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा हाल डॉक्टर क्वेन की तरह हो, बेचारे अकेले सारा काम करते करते खुद ही बिस्तर पे पड़ गए। किम कहता है कि देखना कब क्या और कैसे होता है, जल्दी सब समझ आ जाएगा तुझे। दूसरी ओर बेक ट्रॉमा डिपार्टमेंट में एंटर करना चाह रहा होता है, मगर अभी उसके पास इस हॉस्पिटल का आईडी कार्ड तो नहीं है, इसलिए नर्स जेनी उसे अंदर नहीं आने देती। बेक काफी भड़क जाता है कि तभी वहाँ पे येंग आता है, तो वो कहता है कि अरे अरे मैं तो अभी तुम्हें याद ही कर रहा था येंग। ये कहते हुए वो येंग का आईडी कार्ड मशीन के सामने दिखाता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और बेक सीधे
अंदर, और जब वो अपने मरीज को देख रहा होता है तो वहाँ नर्स जेनी आ जाती है और बेक से काफी कुछ पूछने लगती है कि तुम हो कौन, यहाँ क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। जिसपे बेक कहता है कि ये ना अभी मेरी वजह से यहाँ है, समझी। तो जेनी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेती है। वो बेक के कलाई पे टैटू नोटिस करती है और फिर मरीज के हाथों पे बने टैटू को देखकर सोचती है पक्का ये दोनों एक ही गैंग के मेंबर हैं। इनका आपस में कुछ झमेला हुआ होगा और इस सूट बूट वाले आदमी ने इसकी जान लेने की कोशिश की होगी और इसकी वजह से ही ये मरीज यहाँ पे है। अब वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है कि अगर मैं अब यहाँ नहीं आई होती तो ये ब्लैक सूट वाला आदमी तो इस मरीज को जान से मारने की कोशिश में उसके साथ पक्का फाइट करता और आखिर में लाइटर से पूरे हॉस्पिटल में आग लगा देता। यही सब सोच कर जेनी बेक के साथ फाइट करने लगती है। तो तभी यहाँ पे डॉक्टर यंग आ जाता है इनको रोकने के लिए। फिर वो जेनी का सारा कंफ्यूजन दूर करता है। तब वो माफी मांगती कि सॉरी डॉक्टर बेक, मैंने आपको गैंगस्टर समझ लिया था। बेक कहता है कि मैं और गैंगस्टर, मुझे तो लगता है कि तुम इस हॉस्पिटल की गैंगस्टर हो और आज से तुम्हारा नाम पक्का गैंगस्टर हुआ। इसके बाद बेक और यंग दोनों मरीज से जाकर मिलते हैं। उसे होश आ गया होता है। वो इनका शुक्रिया अदा करता है कि आपने मेरी जान बचाई। तब यंग बेक को बताता है कि एक इमरजेंसी केस आ गया है। दरअसल एक हाइकर गिर गया है, पेशेंट को अर्जेंट केयर की जरूरत है, उसे बहुत ही गहरी चोट आई है। रेस्क्यू टीम वहां गई है लेकिन उनको लगता है कि वो टाइम रहते सही सलामत मरीज को हॉस्पिटल ला पाएंगे। यहाँ से रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर जा रही है। वैसे अब देखते हैं क्या होता है। बेक कहता है क्या होता है, क्या मतलब, हमें उसे किसी भी हाल में बचाना होगा, चलो मेरे साथ इमरजेंसी किट लेकर आओ। फिर ये दोनों हेलीकॉप्टर से उस हिल पे जाते हैं जिसमें यंग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। वो तो बेक के हाथ पर पकड़ लेता है कि आप अकेले ही जाइए, मुझे लेकर मत जाइए, पर वो इसको लेकर जरूर जाता है दोस्तों। अब रेस्क्यू टीम वाले बेक को इतना शांत देखकर पूछते हैं आपको डर नहीं लग रहा? तो बेक जवाब देता है कि इसमें डरने की क्या बात है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ डॉक्टर्स को तो डर लगता है, और वो यंग की ओर इशारा करते हैं। तो बेक देखता है दोस्तों कि यंग तो डर के मारे बिल्कुल कांप रहा है हेलीकॉप्टर के अंदर। फिर जैसे ये लोग हिल्स के नजदीक पहुंचते हैं तो पायलट कहता है कि यहाँ का मौसम अचानक खराब हो गया, इसलिए हम और आगे नहीं जा पाएंगे। तो बेक पायलट को उसके सीट से हटाता है और उस तूफानी मौसम में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो लैंडिंग की कोई जगह है ही नहीं। तो रस्सी फेंककर बेक नीचे कूदने को तैयार हो जाता है। बेक को असिस्टेंस की जरूरत होती है, इसलिए वो यंग को भी अपने साथ कूदने को कहता है, मगर यंग तो खूब रोता है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरी डर के मारे मौत हो जाएगी, प्लीज डॉक्टर आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो बेक कहता है कि अगर नीचे तुम्हारे परिवार वाले होते तो क्या तुम इस डर की वजह से उनको यूं मरने के लिए छोड़ देते? और बस ये बात यंग के दिल पे लग जाती है और फिर वो बिना अपनी जान की परवाह किए बेक के साथ कूदने को तैयार हो जाता है। उसके बाद बेक यंग को अपने कंधे पे रखकर एक हाथ से उसको पकड़ता है और दूसरे से रस्सी को। इस तरह वो नीचे कूद जाते हैं। यंग तो डर के मारे खूब चीखता चिल्लाता भी है। नीचे सेफली उतरने के बाद मरीज को थोड़ा देखते हैं और पता चलता है कि मरीज तो ब्रेन डेड हो रहा है, इसलिए इसके सर का ऑपरेशन करना होगा, जो कि यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर वाले से स्ट्रेचर नीचे फेंकने को कहता है और उसी पे मरीज को डालकर हेलीकॉप्टर में वो लेकर जाते हैं। फिर ये दोनों भी हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं और यहाँ पे बेक मरीज का दिमाग खोलना चाह रहा होता है, जबकि इनके पास प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स भी नहीं होते। फिर भी बेक जुगाड़ वगैरह लगाकर उसका दिमाग खोलना चाह रहा है दोस्तों। इसके लिए वो सबसे पहले तो यंग को कहकर मरीज को टकला करवाता है। इस दरमियान रेस्क्यू टीम वाले बेक से पूछते हैं कि आपने कभी किसी मरीज का दिमाग हॉस्पिटल के बाहर खोला है क्या? तो वो कहता है कि ये पूछो कहाँ कहाँ नहीं खोला है, और फिर वो अपना अफगानिस्तान वाला किस्सा सुनाता है। अब दोस्तों एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में वॉर वाली सिचुएशन चल रही है और एक ऑफिसर को सर पे ऐसे बहुत तेज चोट आ जाती है जिससे वो हो जाता है ब्रेन डेड, मतलब हो रहा होता है, पूरा नहीं होता। और तब चलती गाड़ी में जुगाड़ की मदद से बेक ने सारा कुछ किया था। तभी प्रेजेंट में मौसम बिल्कुल सही हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी वापस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां ट्रॉमा सेंटर की नर्स जेनी और एक मेडिकल हेल्प स्टाफ खड़ा होता है। वहां वो जेनी से कहता है कि मैंने तो पहली बार इस हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा। जेनी कहती है कि मैं तो यहाँ 5 सालों से हूं ना, तो मैंने कई बार डॉक्टर कौन को देखा था इसी हेलीकॉप्टर से मरीज को मंगवाते हुए, मगर उनमें से 2 मरीज ही बच पाए थे, बाकी तो लेट होने की वजह से हेलीकॉप्टर में ही मर गए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में हेलीपैड नहीं है ना, इसीलिए हेलीकॉप्टर लैंड होने में काफी टाइम ले रहा था। और सच में दोस्तों काफी मुश्किलों के बाद हेलीकॉप्टर लैंड होता है और तब मरीज को स्ट्रेचर पर डाल के जल्दी से ओटी तक ले जाया जाता है और फिर जल्दी से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाने को कहा जाता है, मगर सारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बड़े बिजी होते हैं और एक जो फ्री है ना वो आना नहीं चाहता, क्योंकि सुबह सबके सामने बेक ने उसकी बेइज्जती की थी। वो बस उसी बात का बदला ले रहा होता है। वो तो अपने केबिन में ही बैठा होता है पर फोन पे कहता है कि मैं तो बड़ा बिजी हूँ, और तब बेक जेनी से कहता है कि उस कमीने का तो मैं बाद में देख लूंगा। उसके बाद वो जो दूसरा लड़का आया था ना सुबह, उसे बुलाओ। जिसपे जेनी कहती है कि पर सर वो तो स्टूडेंट है और हॉस्पिटल वाले तो बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करने को कहते हैं, हमें उन्हें इस तरह बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर भी बेक उसे फोन लगाता है और सच में पार्क
इस वक्त पढ़ाई कर रहा होता है, इसीलिए वो आने से मना कर देता है। तब जैनी बड़े प्यार से सारी सिचुएशन पार्क को समझाती है और उसे आने के लिए राजी कर लेती है। यहाँ जैनी की कन्विंसिंग पावर से बेक बड़ा इंप्रेस हो जाता है और फिर जल्दी सारा प्रोसेस फॉलो करके बड़े ही आराम से बेक उस मरीज की सर्जरी कर देता है। वो काफी स्मूथली काम करता है, उसका मतलब एक हाथ भी नहीं हिलता, जिससे येंग सच में काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है उससे। सर्जरी के बाद वो बिल्कुल गौर से बेक का चेहरा देख रहा होता है, तो वो कहता है कि इतने गौर से मत देखो, नहीं तो प्यार हो जाएगा तुम्हें। अच्छा सुनो ना, आज हमने 2 सर्जरी साथ में की, सब कुछ सही गया लगभग में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। अब ये सुनकर येंग घबरा जाता है, कहता है मैं अपने एडवाइजर के बिना ये सब नहीं कर सकता। बेक पूछता है एक बात बताओ, वैसे तुम्हारा एडवाइजर है कौन, बताना जरा, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। तो वो डॉक्टर हैन का नाम बताता है, और डॉक्टर हैन दोस्तों वही है जिसे बेक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो तो डायरेक्टर से बात भी करने गया होता है कि इस बदतमीज डॉक्टर को किसी तरह यहाँ से निकालो। ये डॉक्टर तो वुहान यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जहाँ सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और हमारा यूनिवर्सिटी तो सिर्फ अपर क्लास बच्चों के लिए है। ये सीरिया की वॉर फील्ड से यहाँ एक आराम की जॉब करने के लिए आया हुआ है। तब डायरेक्टर बताते हैं कि ये बहुत ही चिपकू टाइप का है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे फूटी आंख भी भरा होगा? नहीं, मैं तो एक रेस्टोरेंट में उससे मिला भी हूँ। मैंने ना उससे कहा कि हमारा ट्रॉमा यूनिट उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए हम आपको ज्यादा पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो उसने पता है क्या जवाब दिया कि मैंने अपनी लाइफ में काफी पैसे कमा लिए हैं अपने स्किल के दम पर अब मुझे कम भी पैसे मिलेंगे तो कोई बात नहीं, अब बताओ मैं क्या करता, लेकिन मिनिस्टर मिया को मैंने प्रॉमिस जो किया था वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। इस तरह से डॉक्टर हैन चिढ़कर वापस अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पे बेक का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो वो मन में सोचता है कि एक ही दिन में इस डॉक्टर ने परेशान करके रख दिया, बगल में ही इसका ऑफिस है और इसे इतनी भी तमीज नहीं कि कम से कम आकर मुझसे मिल ही ले। आखिर मैं हूँ तो एक सीनियर, ऊपर से मेरे दरवाजे को अपने सामान से ब्लॉक करके रखा हुआ है, बताओ। और फिर वो बेक के सारे सामान को यहाँ वहाँ खिसका कर जैसे ही अपने रूम में एंटर करता है तो डर जाता है, क्योंकि अंदर सच में बेक मौजूद है। और जब हैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तो वो कहता है कि सोचा बगल में ही ऑफिस है तो अपने सीनियर डॉक्टर से मिल लूं, आइए बैठिए ना। इससे हैन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि हाँ मेरा ही ऑफिस है, अब तुम मुझे मत बताओ कि बैठना है कि क्या करना है। फिर हैन बैठता है और बेक अपनी बातें उसके सामने रखता है कि मुझे आपका स्टूडेंट चाहिए। तो डॉक्टर हैन भड़क जाता है कि नहीं, वो मेरा सबसे होनहार स्टूडेंट है। और दोस्तों यहाँ से फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि येंग ने अपने टाइम में टॉप किया था, इसलिए डॉक्टर हैन को येंग से बड़ी उम्मीदें थी कि कल जाकर जब वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा तो सभी मेरा नाम करेंगे कि ये बच्चा इस डॉक्टर की छत्र छाया में पढ़ा पला बड़ा। लेकिन अब हैन को लगता है कि बेक के आने से ये सब कुछ मुझसे छीन जाएगा, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और जब हैन नहीं मानता, मतलब उस बच्चे को भेजने के लिए, तो बेक कहता है कि ठीक है, आज शाम 4 बजे हम यहीं आपके ऑफिस में मिलते हैं और साथ में बैठकर अपना अपना पॉइंट येंग को बताएंगे, फिर फैसला लेने का हक येंग पे ही छोड़ देंगे कि वो किस डिपार्टमेंट में रहना चाहता है। अब बेक के सामने तो हैन हामी भर देता है दोस्तों, मगर अंदर से उसे बेक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर 3:30 बजे हम देखते हैं कि डॉक्टर हैन ने येंग को अपने ऑफिस में बुलाया होता है और उसका माइंड वॉश करने की वो कोशिश करता है। वो अपने पास्ट की यादें तरोताजा करता है चाय पीते हुए, और जब वो येंग को चाय देता है ना तो अपने फेवरेट एंटीक कप में देता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि ऐसा करो। तभी वहाँ पे बेक आ जाता है और डॉक्टर हैन पे गुस्सा करता है कि जब हमने फैसला किया था कि 4 बजे हम सभी मिलकर एक साथ बात करेंगे, तो आपने मेरे बिना ही मीटिंग शुरू कैसे कर दी। और तब येंग दोस्तों दोनों को शांत करवाता है और फिर दोनों अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जहाँ एक और डॉक्टर हैन अपनी ढेर सारी डिग्रीज के बारे में बताता है, वहीं बेक ने अभी तक कितने सारे लोगों की जान बचाई उसके बारे में वो बताता है। पर अब येंग को कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से डॉक्टर हैन येंग को ये कहकर डराता है कि देखो ट्रॉमा डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं है तो सारा काम तुमसे ही करवाएगा ये बेक। काफी देर तक जब येंग कोई फैसला नहीं ले पाता तो बेक खुद ही कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं येंग, तुम डॉक्टर हैन की टीम में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे अपनी टीम में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जिसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी ना हो। अगर तुम कोई फैसला लेने में इतनी देर करोगे तो किसी की जान कैसे बचा पाओगे। कहकर बेक अपने ऑफिस में चला जाता है और हैन बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा फेवरेट स्टूडेंट मेरे पास ही रह गया। मगर तभी येंग बेक के ऑफिस में जाता है और अपने मन की बात बताता है कि सर, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे होनहार डॉक्टर के छत्र छाया में मैं ट्रेन हूँ, मगर मुझे डर लग रहा है कि मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा जो आप करते हो। हेलीकॉप्टर से मरीज लाना, जंप करना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है और ना ही मैं डॉक्टर कोवन की तरह बीमार होना चाहता हूँ। तभी दोस्तों गुस्से में डॉक्टर हैन सारे स्टूडेंट्स को एक ईमेल भेज देता है कि अब से ट्रॉमा सेंटर की सारी जिम्मेदारी येंग की होगी, जिससे अब येंग काफी डर जाता है। पर बेक उसको समझाता है कि देखो बिना मेरे ऑर्डर के तुम्हें कोई काम अकेले नहीं करना है। तब येंग पूछता है कि मुझे एक बात पूछनी थी, आपने इतने लोगों में से मुझे क्यों चुना। तो बेक मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि मेरे प्यारे मोहन, तुम भागते बहुत अच्छा हो। मैंने आज सुबह से तुम्हें जितने भी बार देखा है ना, मरीज की जान बचाने के लिए भाग कर ही जा रहे थे, जबकि बाकी के डॉक्टर बिल्कुल आराम से टहलते टहलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मरीज बचे या ना बचे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
पर तुम अलग हो। ये जानकर यंग कहता है कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके फैसले पे पछतावा ना हो। और जैसे यंग के ट्रॉमा सेंटर में ज्वाइन की खबर नर्सेस को पता चलती है तो वो काफी खुश होती हैं, क्योंकि वहाँ की नर्सेस को यंग पे क्रश होता है। रात में दोस्तों जब यंग अपने कमरे में सोने के लिए जाता है ना, तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, पूरी तरह से थक चुका होता है, इसीलिए वो खराटे मार के सोता है, जिससे बेक को बड़ी दिक्कत होती है। अब इनका रूम भी सेम हो चुका है। आधी रात में इनको कॉल करके फिर से उठाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आए होते हैं, इसीलिए आधी रात में ही ये दोनों मरीजों की जान बचाने के लिए भागना शुरू करते हैं। फिर वो गैंगस्टर बताती है कि एक कचरे के ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी है, शायद ड्राइवर थका हुआ था। ये एक्सीडेंट टनल के अंदर हुआ, सड़क गीली थी, ट्रक रुक नहीं पाया, इसलिए ड्राइवर और पैसेंजर्स को काफी चोटें लगी है। एम्बुलेंस बस उन्हें लेकर पहुंचती होगी। एक के बाद एक लगातार 3 मरीज बिल्कुल सीरियस सिचुएशन में हॉस्पिटल पहुंचाए जाते हैं। एक तो बेक हैंडल कर रहा होता है, वहीं दूसरे को अपना किंग, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मिस्टर होंग से कहता है कि जल्दी से एनेस्थीसिया दीजिए। वो कहता है कि जब तक वाइटल्स चेक नहीं हो जाते मैं एनेस्थीसिया नहीं दे सकता। इस पे बीच में गैंगस्टर बोलती है कि डॉक्टर होंग, आपको पेशेंट की हालात नजर आ रहे हैं ना, अभी तक 12 बोतल खून चढ़ चुका है, मरीज को अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस पे डॉक्टर होंग भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह बात करने की। तभी वहाँ पे बेक आ जाता है दोस्तों, और मिस्टर होंग को झाड़ते हुए कहता है कि बहस करने से बेहतर होगा तुम अपना काम करो। इसके बाद वो गैंगस्टर से भी कहता है कि तुम्हें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं देख लूंगा। दूसरी ओर हॉस्पिटल के डायरेक्टर एनेस्थीसियोलॉजी स्टूडेंट पार्क से अकेले में बात करता है और उसकी राय जानना चाहता है मिस्टर बेक के बारे में। तो पार्क बेक की तारीफ ही करता है कि वो सारी सर्जरीज काफी कम वक्त में कर लेते हैं। तो डायरेक्टर कहता है कि अक्सर कोई विद्वान ही किसी संस्थान की बदनामी का कारण बनता है, वो भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बेक पे नजर रखो, और अगर वो कोई ऐसा वैसा काम करे तो फौरन आकर मुझे बताओ। अगर तुम मेरी मदद करोगे ना तो तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि मरीज के पेट से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है और डॉक्टर्स आखिर पता नहीं लगा पाते गिर कहाँ से रहा है। मगर बेक समझ आता है कितना खून गिर रहा है, मतलब जरूर आर्टरी टूटी होगी। वो उंगली डालकर टूटी हुई आर्टरी को पकड़ लेता है और जल्दी उसको सीलने लगता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। मगर लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। मरीज के लीवर को देखकर बेक कहता है कि हे भगवान, इसे तो लीवर सिरोसिस हो गया है, यानी इसका लीवर काम नहीं करेगा। तभी नर्स जेनी बीच में बोल पड़ती कि जब मैं आज आ रही थी ना हॉस्पिटल, तो मैं ऑर्गन डोनर कोऑर्डिनेटर से टकरा गई और उसके हाथ से ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर कंसेंट फॉर्म गिर गया था। उनका यहाँ होना इस बात का संकेत है कि किसी रजिस्टर्ड डोनर का ब्रेन डेड हो गया है। और ये सुनते ही बेक कहता है अच्छा, फिर इंतजार किस बात का, लगाओ कोऑर्डिनेटर को फोन। फिर वो कोऑर्डिनेटर से बात करता है कि जिस रजिस्टर्ड डोनर के लिए आप यहाँ पे आए थे उनका ऑर्गन निकाला गया है। उनका ऑर्गन निकल गया क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, उनकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमें आखिरी बार उसके कंसेंट की जरूरत होगी। जिस पे बेक कहता है कि आप उनके घर की डिटेल्स दीजिए, हम कंसेंट ले लेंगे। पर कोऑर्डिनेटर कहता है कि नहीं, ये इलीगल है। तो बेक उसको झाड़ता है कि लीगल छोड़ो, अभी हमको एक लाइफ बचाने की जरूरत है। और तब जेनी कहती है कि बहसबाजी में पढ़ने से पहले हमें इनका ब्लड ग्रुप चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद कोऑर्डिनेटर डोनर की फैमिली डिटेल्स भी शेयर कर देता है। डोनर के बेटे का नाम था योंग और बेटी का ली, और इन सब का ब्लड ग्रुप भी सेम होता है। तभी जेनी बताती है कि हमारे मरीज का नाम भी तो योंग ही है। फिर वो तुरंत बाकी की डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि ली भी यहीं एडमिट हो रखा है, यानी दोनों भाई बहन कार से अपने ब्रेन डेड पिता को देखने के लिए हॉस्पिटल आ रहे थे। तभी उनका एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, यानी अब इनको ही अपने डैड के ऑर्गन चाहिए जिंदा बचने के लिए। मगर कोऑर्डिनेटर का कहना होता है कि नहीं, हम बिना फैमिली के कंसेंट के ऑर्गन नहीं निकाल सकते। वहीं बेक कहता है कि जब फैमिली में कोई जिंदा ही नहीं बचा तो कंसेंट किसका लेना है। कोऑर्डिनेटर को वो खूब झाड़ता है और फिर कहता है कि देखो, ट्रांसप्लांट तो मैं कर के ही रहूंगा, इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। इसके बाद बेक और उसकी टीम मिलकर तुरंत ही योंग का लीवर ट्रांसप्लांट करने में जुट जाते हैं। फिर जैसे ये काम कंप्लीट होता है, बेक भागता है ली के पास। ली को इस वक्त डॉक्टर जंग हैंडल कर रहा होता है, इसलिए यंग कहता है कि बेक सर, आप अभी ओटी में नहीं जा सकते, डॉक्टर जंग भी आपकी ही तरह है। तो बेक कहता है वो भी मेरी तरह जीनियस है। तो यंग कहता है नहीं नहीं, वो आपकी तरह गुस्सैल है, हर बात पर डांट देते हैं। पर बेक इस बात की परवाह नहीं करता और घुस जाता है ओटी में। शुरू में तो वो ली की डिटेल्स को देखता है और तब डॉक्टर जंग कहता है कि मैंने डॉक्टर हैन से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब बेक को लगता है दोस्तों कुछ अच्छा ही सुना होगा, मगर वो तो बेक पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने डॉक्टर हैन के फेवरेट स्टूडेंट को छीन लिया, यानी यंग को। अब डॉक्टर जंग को ली का केस बड़ा हार्ड लग रहा होता है, जिसपे बेक कह देता है कि करने वाले पे डिपेंड करता है कि कोई काम हार्ड है या फिर इजी। मेरे लिए तो बहुत ही इजी काम है। ये बात डॉक्टर जंग को हर्ट कर जाती है और बेक को वो मार भगाना चाहता है वहां से। मगर यंग कहता है अगर आपने एक और बार वायलेंस किया तो इस बार बोर्ड मेंबर्स आपको निकाल देंगे, इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखिए। वहीं दोस्तों बेक ली की सारी डिटेल्स चेक करने लग जाता है और कहता है मुझे शक था इसकी किडनी सही से काम नहीं कर रही। जब ली को यहाँ पे लाया गया था ना, तो मैंने एक नजर इसको देखा था, इसलिए मैंने इसके डैड के बॉडी से लीवर के साथ साथ किडनी भी निकाल दी क्योंकि मुझे लगा था कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद बेक यंग से कहता है कि मरीज की हालत काफी खराब है,
इसलिए हम आराम से ट्रांसप्लांट करेंगे। इस ट्रांसप्लांट में हमें 30 मिनट लगेंगे। तो डॉक्टर जंग तुरंत करता है कि 30 मिनट में किडनी ट्रांसप्लांट, तुम भी अच्छा फेंक देते हो बेक। पर बेक उससे बहस करने के बजाय अपने काम को शुरू कर देता है। और जब तक डॉक्टर जंग ली के दूसरे डैमेज पार्ट पे काम कर रहा होता है, तब तक बेक येंग के साथ मिलकर ली का किडनी ट्रांसप्लांट कर देता है। और इस काम में सिर्फ 24 मिनट ही लगते हैं। जंग तो हैरान कि इसके हाथों में जादू है क्या कोई। वहीं बेक यंग को लेकर जाता है ली के पिता के पास, जिनकी अब पूरी तरह से मौत हो चुकी है। बेक 2 मिनट का मौन रखता है उनके सेक्रीफाइस के लिए। फिर ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं आराम से। फिर सुबह सवेरे बेक अपने येंग को जगा देता है। अब येंग को लगता है कि अभी तो मैं सोया ही था और अभी बेक ने मुझे जगा दिया। वो जल्दबाजी में उठता है, जिससे वो सीलिंग से टकरा जाता है और उसे चोट आ जाती है। दरअसल येंग 2nd फ्लोर वाले बेड पे सोता है, इसलिए उसके सर पे चोट लग जाती है। फिर ये लोग जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ बेक को अपना फ्रेंड किम मिल जाता है। उसके सामने येंग अपना दुखड़ा रोता है, कहता है 1 महीने पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए। जब देखो तो बेक 2 ही चीज करता है, एक तो येंग इधर आओ, ये करो वो करो, और दूसरा कि आसान है, हर काम आसान है। देखो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, बेक के लिए हर चीज सच में आसान है, मैं ही निकम्मा हूँ। दूसरी ओर दोस्तों, एक मरीज जिसका इन्होंने इलाज किया था वो सही हो जाता है। वो बेक से मिलकर उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद बेक उसके साथ फोटो क्लिक करवाकर उस फोटो को फ्रेम के साथ रख लेता है। मतलब ये उसका काम है, जिसको भी वो बचाता है उनका एक फ्रेम बनाकर रख लेता है। फिर वो सेम चीज इसी मरीज के साथ भी करता है, जिसके पेट में आधी टूटी हुई चाकू घुसी थी, क्योंकि उसे भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर हैन बेक को बुलाकर अपने साथ लेकर जाते हैं, पर उसके जाते जाते सभी लोग चले जाते हैं। दरअसल एक बजट मीटिंग बुलाई गई होती है, जिसमें बेक के लेट पहुंचने की वजह से मीटिंग कैंसिल करनी पड़ जाती है। अब डायरेक्टर के असिस्टेंट डॉक्टर कॉन्ग बेक को काफी सुनाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें कितने ईमेल्स भेजे थे और तुम हो कि आए ही नहीं। तो बेक कहता है कि हाँ, मैंने एक मेल पढ़ा था, मगर मैं बिजी रहने की वजह से भूल गया, और वैसे भी मरीजों की जान बचाना इंपॉर्टेंट है, ये फालतू की मीटिंग अटेंड करना नहीं। तो डॉक्टर बताता है कि तुमने सिर्फ ट्रॉमा सेंटर में 300 मिलियन वॉन खर्च कर दिए हैं। बेक कहता है तो क्या हो गया, वैसे भी हेल्थ मिनिस्टर से तो आप लोगों को 10 बिलियन वॉन की फंडिंग मिली गई है ना। तो कॉन्ग कहता है कि अब पूरी फंडिंग हम तुम्हें खर्च करने दे दें, फिर हम मेडिकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट यहाँ कैसे खर्च करेंगे। बेक कहता है कि देखिए, अगर आप हमारे हिस्से के बजट का भी इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए करेंगे तो ये हमारे ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए सही नहीं होगा। और सुनो, मुझे दोबारा ऐसी चिंदी चीजों के लिए परेशान मत करना, मैं ट्रॉमा सेंटर का डॉक्टर हूँ और मेरे पास फिजूल का टाइम नहीं होता। कहकर बेक चला जाता है। तो डॉक्टर कॉन्ग दोस्तों डॉक्टर हैन से कहता है कि इसको कुछ करना पड़ेगा, इसकी दुखती रग पकड़ लो और मेरे पास लाओ। ये बहुत हीरो बनता है ना, इसकी हीरोगिरी उतारनी पड़ेगी। जिसके बाद डॉक्टर हैन डॉक्टर युंग को फोन लगाता है, जो कि डॉक्टर्स फॉर इंटरनेशनल पीस के लिए काम करती है। इधर बेक और यंग मिलकर सारे पेशेंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। आज नर्स जेनी छुट्टी पे होती है और अभी कोई नया मरीज नहीं होता, इसलिए बेक बाहर डिनर पे चलने को कह देता है। तो यंग कॉल करके जेनी से कहता है बेक ने कहा है थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आना। तो ये बात वो अपने ईगो पे ले लेती है कि उन्हें क्या लगता है कि मैं सुंदर नहीं दिखती। फिर जब दोस्तों वो रेस्टोरेंट पहुंचती है तो देखती है कि बेक और यंग तो काफी हैंडसम लग रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से बन ठन कर आए होते हैं, और सोचती कि मैं तो झल्ली की झल्ली रह गई। इस बात में ये दोनों मिलकर गैंगस्टर का मजाक भी उड़ाते हैं। फिर बेक ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देता है और थोड़ी लाइट हार्टेड बातें भी करता है, एंजॉय कर रहा होता है। तभी आता है यंग को एक कॉल कि ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसके बारे में जानते ही पता है बेक एक आदमी का स्कूटर चुरा लेता है, क्योंकि टैक्सी से जाने में टाइम लग जाएगा। लेकिन जब तक ये दोनों घटना स्थल पर पहुंचते सारे मरीजों को ऑलरेडी हॉस्पिटल ले जाया जा चुका होता है, इसलिए ये फिर से फौरन हॉस्पिटल जाते हैं, जहां इनको पता चलता है कि सीपीआर शुरू किए हुए 34 मिनट हो चुके हैं, मगर ये पेशेंट तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ये देखकर बेक सुन पड़ जाता है और मशीन को ऑफ करते हुए कहता है कि अब कोई फायदा नहीं हो सकता इसका, बॉडी को ले जाओ और इनके रिश्तेदारों को बुलाओ। अब यंग समझ जाता है कि इस मरीज की जान ना बचा पाने से बेक सदमे में है और वो खुद को इसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। बेक कहता है कि काश मैं थोड़ी जल्दी पहुंच जाता तो ये आदमी बच जाता। अभी दोस्तों ये लोग एक मरीज की मौत का शोक मना ही रहे होते हैं कि तभी दूसरा मरीज आ जाता है और इन्हें भागकर उसकी जान बचाने के लिए जाना पड़ता है। साल के 365 दिन, दिन के 24 घंटे डॉक्टर को बस भागना ही पड़ जाता है। अगर वो एक भी पल रुकेगा ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी मरीज का दिल धड़कन सब रुक गई, इसलिए भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि एक मरीज के मरते ही दूसरा मरीज आया और फिर दूसरे मरीज का इलाज करते करते बेक और यंग थक कर चकनाचूर हो गए। वो थोड़ी देर बस रिलैक्स करना चाहते थे, मगर फिर तीसरा पेशेंट भी आ जाता है, जिसे बचाने के लिए ये लोग फिर से भागना शुरू करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज का ये पार्ट होता है यहाँ पे खत्म। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों कि बेक क्या इसी तरह से मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दौड़ता भागता रहेगा, डायरेक्टर ट्रॉमा सेंटर का बजट कट करने के लिए किस हद तक गिरेगा, और डॉक्टर हैन को डॉक्टर युंग से आखिर बेक के बारे में कौन कौन सी बातें, कौन कौन सा राज पता चलेगा और वो उसका इस्तेमाल आखिर किस तरह से करेगा। वो लोग बेक के रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलें खड़ी करेंगी, और एक डॉक्टर के हाथ पे टैटू होना, बात कुछ हजम नहीं हो रही। उस टैटू के पीछे क्या स्टोरी है जानने के लिए सेकंड पार्ट का इंतजार करना होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।